नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं जी लर्न लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, स्टॉक का जो करंट शेयर प्राइस है वो 9 रुपए 36 पैसे है। साथ में 44 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्टॉक जो है पूरी तरह से अपने अपर सर्किट में लग गया। साथ में अगर देखा जाए तो नियर बाई 5% के आसपास जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जी लर्न लिमिटेड स्टॉक के फुल डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे हम करने वाले हैं एक एक्सपर्ट लेवल की फंडामेंटल एनालिसिस, साथ में बताने वाले हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करके कि भाई यहाँ पे इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। ठीक है, तो मतलब एक डीपली यहाँ पे स्टडी हम करने वाले हैं स्टॉक को लेके। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। यहाँ पे हम बताएंगे भाई किस किस टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा या फिर इक्विटी और कैपिटल पे कितना रिटर्न मिलेगा। मतलब काफी चीजें यहाँ पे आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। साथ में एक एक्सपर्ट लेवल का यहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक का करने वाले हैं। तो देखो, फिलहाल स्टॉक स्टेट ये है कि स्टॉक की भाई स्टॉक जो है पूरी तरह से अपर सर्किट में है। लगातार स्टॉक को लेके हमारी पिछली 2 महीने से जबरदस्त कवरेज थी। मैं आपको बार बार कह रहा था, अगस्त में जब मार्केट में क्रैश आया था तब भी मैं आपको बार बार बोल रहा था कि भाई अगर आपके पास किसी के भी पास जी लर्न का अगर कोई भी स्टॉक है तो उसको कम से कम 30 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। 30 सितंबर के बाद आपको स्टॉक में एक जबरदस्त लेवल का या तो पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर हो सकता है कि आपको अपर सर्किट भी देखने को मिले। और आज कंडीशन ऐसी है कि स्टॉक जो है पूरी तरह से अपने अपर सर्किट में लग गया। साथ में अगर इस स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 5 रुपए 30 पैसे से चल के 11 रुपए 24 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है पूरी तरह से डबल हो गया। साथ में अगर स्टॉक का पी रेशियो की बात करें तो देखा जाए तो ये एवरेज से बिल्कुल ही डाउन है। जो एवरेज होनी चाहिए एक स्टॉक के ट्रेंड की, जो यहाँ पे एक स्टॉक के पॉजिटिव मोमेंटम या परफॉर्मेंस की जो एवरेज होनी चाहिए, ये उस एवरेज से नीचे है। ठीक है, हालांकि स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम होना चाहिए वो इतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी स्टॉक जो है अपने अपर सर्किट को तो अचीव करेगा। कोई भी स्टॉक हो अपने अपर सर्किट को जरूर अचीव करता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करने वाले हैं जो स्टॉक है उसको कितने ज्यादा, जो कंपनी है वो कितने ज्यादा प्रॉफिट में है, वहां पे जो ऑपरेशनल एक्टिविटी साथ में जो सेल्स एक्टिविटी है वो क्या कुछ परफॉर्म कर रही है। देखते हैं कि सेल्स वगैरह का यहाँ पे कैसा कुछ सिनेरियो है। ठीक है, तो उसके लिए हम कंपनी की फाइनेंशियल क्वार्टरली रिपोर्ट देखेंगे। उसके लिए हम जून 2024 का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको चेक करेंगे। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 80 करोड़ रेवेन्यू है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको 23% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 3,64 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको 57% की गिरावट के साथ देखने को मिलता है। साथ में डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 0.11 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 57% से ज्यादा की गिरावट के साथ है। साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4.53% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 43% से ज्यादा की गिरावट है। देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे जो रिवेन्यू गेन किया है वो 80 करोड़ के आसपास है, जो काफी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे देखो, प्रोग्रेस वगैरह तो स्टॉक्स के अंदर घटती और बढ़ती रहती है, इनको लेके ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मेन देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे 80 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की मार्केट कैपिटल के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा मेजर और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जिस स्टॉक के अगर मान लो शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 9 रुपए 36 पैसे है। जिस हिसाब से यहाँ पे शेयर प्राइस है उसके हिसाब से जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो देखी जाए तो पूरी तरह से पॉजिटिव है। अगर मान लो ये जिस सेक्टर का स्टॉक है उस सेक्टर के हिसाब से जो यहाँ पे प्राइस रेंज है उसके हिसाब से मार्केट कैपिटल बिल्कुल सूटेड है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये स्टॉक मान लो किसी पावर कंपनी का होता, पावर एनर्जी का सेक्टर का होता या ग्रीन पावर का होता, तो यहाँ पे आपको जो मार्केट कैपिटल है वो कम से कम 40-50 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। अगर ये किसी स्टील या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह से रिलेटेड सेक्टर से बिलोंग करता है ये स्टॉक, तो यहाँ पे आपको 10 से 15 हजार करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल देखने को मिलती है। लेकिन जिस सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है वो सेक्टर है कंप्यूटर और एजुकेशन का, उसके हिसाब से यहाँ पे मार्केट कैपिटल काफी सही है। देखो, मार्केट कैपिटल जो होती है वो स्टॉक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लो किसी भी स्टॉक की मार्केट कैपिटल बढ़ जाती है तो इसका मतलब है वहां पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग बढ़ जाती है, साथ में जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो वहां पे गिर जाती है। अगर किसी भी स्टॉक की मार्केट कैपिटल गिर जाती है तो वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, साथ में स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है
वो भी यहाँ पे बढ़ जाती है। देखो इसके पीछे एक सिनेरियो काम करता है कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो कब पैसा लगाते हैं, जब कोई भी स्टॉक दौड़ेगा। जब स्टॉक दौड़ेगा तब वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैसा लगाएंगे और स्टॉक की परफॉर्मेंस को गिरा देते हैं। लेकिन प्रमोटर्स क्या करते हैं, जितना ज़्यादा स्टॉक गिरेगा वो उतना ज़्यादा यहाँ पे माल उठाएंगे और यहाँ पे आपको स्टॉक की परफॉर्मेंस पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ दौड़ती हुई नजर आती है। अब बात करने वाले हैं दो सबसे मेजर की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक की अगर हम बोले तो जान होती है। एक होता है आरओई और दूसरा होता है आरओसीई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। भाई आपको इक्विटी पे लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 89.10 के आसपास है। देखा जाए तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सिंबल आपको देखने को मिलता है। और कैपिटल पे अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ 24.27 के आसपास एक एवरेज बन के आती है लॉन्ग टर्म में, तो वो भी एक काफी अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू। देखो स्टॉक की जो बुक वैल्यू होती है वो स्टॉक की एक एवरेज होती है। जब भी शेयर लाइफ टाइम जो भी सेल और बाय हुआ है स्टॉक के अंदर, खरीदारी और बेचा गया है, तो उसकी जो भी एवरेज बन के आती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। देखो बुक वैल्यू देखा जाए तो एक स्टॉक का मजबूत रेसिस्टेंस भी होता है। क्यों होता है ये मैं बताता हूँ। कोई भी कंपनी अपने भी शेयर के प्राइस को कभी भी अपने बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर ये कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे गिरा देती है तो वहां पे देखो पब्लिक इन्वेस्टर्स की तो पिटाई होती है, साथ में एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर इनकी भी बढ़िया ठुकाई होती है, बढ़िया पिटाई होती है और उस कंपनी को दोबारा कभी भी प्रमोटर नहीं मिलता। तो देखा जाए तो कंपनी पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो जाती है और कंपनी एक डीलिस्ट होने की कैटेगरी पे आके खड़ी हो जाती है, एक कगार पे आके खड़ी हो जाती है। और वहां पे जो सेबी जो है वो उसको एएसएम और जीएसएम की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देता है, जहां पे कंपनी पे सर्विलेंस बैठ जाता है। वहां पे सर्विलेंस लगा दिया जाता है कंपनी पे, उसकी हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक अपनी जो शेयर प्राइस वैल्यू है उसको कभी भी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिराता। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि इन केस ऑफ अगर कंपनी किसी भी टाइम बंद हो जाए या डीलिस्ट हो जाए तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी इक्विटी जीरो हो जाती है। तो उस केस में आपको कंपनी की तरफ से क्या रिकवरी मिलेगी, तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू है इसको एक तरह से हम रिकवरी बोलते हैं। यहाँ पे पर 1 रुपए पर शेयर आपको रिकवरी मिलेगी, चाहे वो शेयर आपने 10 रुपए का खरीदा हो, 15 का खरीदा हो, 20 रुपए का खरीदा हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पर शेयर आपको यहाँ पे रिकवरी के तौर पे 1 रुपए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बुक वैल्यू तो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है लेकिन फेस वैल्यू कभी भी नहीं बढ़ती। ये जब आईपीओ आता है तभी यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर इसके लिए कोई बोर्ड मीटिंग वगैरह होती है तब ये वहां पे घटाई या बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फेस वैल्यू होती है उसको स्टॉक मार्केट में कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि कोई भी बंदा अगर स्टॉक लगाता है तो जाहिर सी बात है भाई वो अपने प्रॉफिट के साथ वो वहां से निकल लेगा। मान लो जैसे आपने कोई भी शेयर खरीदा, आपको मार्केट में न्यूज आई कि कंपनी डिलिस्ट होने वाली है और आपका सारा स्टॉक जीरो होगा और इस डेट पे कंपनी डिलिस्ट होगी, तो जाहिर सी बात है भाई आप वहां से प्रॉफिट बुक करके निकल लोगे, या फिर अगर मान लो प्रॉफिट नहीं है तो थोड़ा बहुत लॉस के साथ आप वहां से एग्जिट कर जाओगे। आप कभी भी उसकी फेस वैल्यू तक का आने का वेट नहीं करोगे। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न है और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न है। ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से हम शॉर्ट टर्म में बताएंगे आपको कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे 1 वीक की बात करें, 1 वीक तक अगर आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे 7.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर 1 वीक तक होल्ड करते हो तो 7.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ तक की होल्डिंग पे आपको 7% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग में आपको कम से कम 21.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग में आपको 45% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग में आपको 36.5% के नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अलग अलग टाइम पीरियड में आपको कितना कितना यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 73% के आसपास नियर बाई एक रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स की होल्डिंग में आपको 32 या 33% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें 3 ईयर्स, 4 ईयर या 5 ईयर की, तो यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर एक एवरेज देखी जाए तो स्टॉक के अंदर जो है शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न है। आप 1 वीक से लेके 9 वीक तक अच्छी खासी होल्डिंग करके एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से लेके जा सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 1 से लेके 2 ईयर तक यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अगर आप छोटा छोटा अमाउंट लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो तो कैसे करो। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिप वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक छोटा सा अमाउंट, जैसे एफडी होती है सेम उसी तरीके से सिप यहाँ पे काम करती है। एफडी में जैसे आप कोई भी कस्टम अमाउंट सेलेक्ट करते हो 500, 1000, 1500, और आपने बोला कि भाई मैं हर 2 महीने बाद किस्त भरूंगा या 4 महीने बाद या हर 6 महीने बाद किस्त भरूंगा, वैसे ही आपके सिप के अंदर आपको किस्त भरनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होता रहेगा और यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा।
जब भी आप इस सिक को क्लोज करोगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 4 साल के बाद, तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, साथ में जो भी आपकी मैच्योरिटी है रिटर्न के साथ, वो सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी सिक वहीं पे क्लोज हो जाएगी। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। देखो, किसी भी स्टॉक्स की होल्डिंग पैटर्न है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टॉक की परफॉर्मेंस को जानने के लिए, कि भाई यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई स्टॉक मार्केट में, इस स्टॉक के अंदर किस किस ने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है। तो यहाँ पे अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें लास्ट ईयर, तो यहाँ पे 15.08% थी, जो इस साल भी 15.08 है। मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं। अब बात करने वाले हैं डीआईआई की होल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे जो डीआईआई की होल्डिंग लास्ट ईयर थी वो 0.02% थी, जो इस साल भी 0.02% है। मतलब डीआईआई की होल्डिंग में भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर 11.41% थी, मतलब 11.5% की नियर बाय थी, जो इस साल घट के 5.99% के आसपास आके खड़ी हो गई। मतलब यहाँ पे आपको एफआईआई की होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो लास्ट ईयर जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी वो 73.51% थी, जो इस साल बढ़ के 78.93% हो गई। देखा जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग में आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे एक होल्डिंग देखने को मिल रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे होल्डिंग बढ़ गई। साथ में अगर गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट होल्डिंग नहीं है। अब देखो, एक एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई आपके स्टॉक के अंदर जो होल्डिंग पैटर्न है वो आखिर कितना होना चाहिए, उसका रेशो कितना होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पे कम से कम 35% का यहाँ पे होल्डिंग होनी चाहिए। किन किन की होल्डिंग होनी चाहिए? प्रमोटर की, डीआईआई की, एफआईआई की और गवर्नमेंट की। इन चारों की होल्डिंग मिला के कम से कम एटलीस्ट 35% के आसपास होल्डिंग होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक्स में 35 या इससे जितनी भी ज्यादा होल्डिंग होगी वहां पे आपको एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन चारों की होल्डिंग अगर 35% से नीचे आपको देखने को मिलती है तो मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। साथ में अगर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा तो वहां से जितनी जल्दी निकल सकते हो वहां से निकल जाओ, क्योंकि उस स्टॉक में फिर आपको एक परफॉर्मेंस की जगह एक नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। वहां पे आपको लॉस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जी लर्न स्टॉक के बारे में। ठीक है, साथ में इस स्टॉक की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस हमने यहाँ पे करके दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय